हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 37वां नंबर लेक्चर है। आज हम लोग 5th शेड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं, आशा है कि आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा और उसके नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख लीजिए और उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है और इसमें कुछ भी अगर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी यूपीएससी के लिए अच्छा लग रहा है, आपको सपोर्टिव है, कुछ ज्ञानवर्धक है, तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 5th शेड्यूल का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कीजिएगा, पॉलिटी के बुक में थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़िएगा, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 5th शेड्यूल क्या कहता है। 5th शेड्यूल डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ certain areas called schedule and tribal areas in 10 Indian states which come under the category of 5th शेड्यूल स्टेट। देखिए भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट में से 10 स्टेट्स को दर्जा प्राप्त है। किसका? 5th शेड्यूल स्टेट का। क्यों दर्जा प्राप्त है? क्योंकि वहां पे शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है। ठीक है, उन शेड्यूल और ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां का जो क्या करते हैं, उस एरिया का जो कंट्रोल होगा, ठीक है, उसके लिए जो है वो 5th शेड्यूल को बनाया गया है। ठीक है, देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। शेड्यूल 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे आर्टिकल 244 है और आर्टिकल 244A है। तो जो आर्टिकल 244 है वो एक्चुअली उसमें जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि इट डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए? जो आर्टिकल 244 है वो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, जबकि आर्टिकल 244A जो है ये तब डील होता, मतलब इसका ये क्या डील करता है? ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। जब किसी ऑटोनोमस स्टेट का जो है स्थापना करना होता है, उस टाइम पे जो है 244A प्रकाश में आता है, यूज में आता है। ठीक है, कहते हैं कि इट इंक्लूड्स स्टेट्स दैट इंक्लूड असम ट्राइबल एरियाज विथ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है जो भी स्टेट है उसमें कहते हैं कि असम का जो ट्राइबल एरिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उसको इंक्लूड किया गया है, मतलब 244A में। ठीक है, और एक चीज बात आपको समझा दूं कि जनरली ये पावर जो होता है ना 5th शेड्यूल एरिया में, गवर्नर के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 339 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यूनियन गवर्नमेंट को जो है एक मतलब अधिकार है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कर सके। शेड्यूल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ये कंट्रोल कर सके यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और साथ में ही जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स भी लेके आ सके। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 339। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 10 स्टेट्स हैं जहां पे जो मतलब जो 5 शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, 5th शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, देखिए ये 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। मैप पे भी मैंने बता दिया है, मैप पे भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका, ये वाला, ये जो एरिया है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में ये जो बीच वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये है आपका कौन सा? ये है आपका MP, MP है ये। ठीक है, उसके बाद में ये है राजस्थान, इसके नीचे हो गया गुजरात। ठीक है, उसके नीचे हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे हो गया ये तेलंगाना, तेलंगाना के नीचे हो गया आंध्रा। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा छत्तीसगढ़, उसके बाद ये हो गया उड़ीसा और ये हो गया झारखंड, झारखंड। ठीक है, ये 10 स्टेट है, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, 6th शेड्यूल की बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा। 6th शेड्यूल वाला सारा जो है वो यहाँ पे आता है। इसको जो है ये 4 स्टेट है, ATM में मनी नहीं है, कल बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। 5th शेड्यूल का जो प्रोविजन है उसको जरा देखते हैं। देखिए 5th शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? एवरी शेड्यूल्ड एरिया वुड हैव ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रत्येक शेड्यूल्ड एरिया में होना चाहिए, जिसमें 20 मेंबर हो और 3/4 मेंबर जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वो MLA होने चाहिए। ठीक है, मतलब 3/4 मेंबर MLA को ही बनाइए उसमें, ऐसा कहा गया। ठीक है, फिर कहा कि रिकमेंडेशन बनाइए, मेक रिकमेंडेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट के लिए, ट्राइबल को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए रिकमेंडेशन लेके आएंगे। ठीक है, कौन? TSC बनाएगा ये चीज। ठीक है, और इसमें
ये जो रिकमेंडेशन होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि ये जो रूल बनाया गया है वो इस एरिया में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसलिए ये नॉन बाइंडिंग होना चाहिए, बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर गवर्नर को जो पावर दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। प्रोविजन के अंडर गवर्नर वुड सबमिट द रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। देखिए, उस शेड्यूल्ड एरिया में जो फंक्शन हो रहा है उसका रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर जो है उसको सौंपेगा। ये प्रोविजन है। एक चीज और है कि गवर्नर हैव द राइट टू डिसाइड वेदर द लॉ मेड एट सेंट्रल और स्टेट लेवल वुड बी एप्लीकेबल और नॉट। मतलब ये कोई लॉ बनाया गया शेड्यूल एरिया से रिलेटेड, वो लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है ये गवर्नर डिसाइड करेगा। गवर्नर के पास में ये राइट है। ठीक है, चलिए समझ गए। अगला क्या है? गवर्नर कैन मेक लॉज फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस इन द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर फिफ्थ शेड्यूल। देखिए, कोई भी एरिया जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर है वहां पे शांति स्थापना के लिए या फिर गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नर जो है वो लॉ बना सकता है। ये भी एक प्रोविजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रोविजन है गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय अमंग एसटीज इन सच एरिया। उस एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर जो है रेगुलेशन बना सकता है जिससे कि जो जमीन की जो खरीद बिक्री होती है एसटी लोगों के बीच में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के बीच में, ठीक है, उनके बीच में जो है ट्रांसफर ऑफ लैंड जो होगा उसको रोकने के लिए या उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है गवर्नर जो है वो रेगुलेशन कर सकती है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मान लीजिए एसटी के नाम पे जो है दूसरे लोग जो है भी इसमें, जैसे होता है ना कई बार बेनामी संपत्ति वगैरह ये कर लेते हैं, है ना। तो चूंकि बाहर का लोगों का वहां पे अगर ये हो जाएगा तो उनका अपना जो कल्चरल जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा। इसीलिए उसको जो है बाहरी दुनिया के कल्चरल इंपॉर्टेंस से उसको थोड़ा साइड रख रहे हैं, ताकि देखिए मेन स्ट्रीम में तो जोड़ना है लेकिन इनका भी जो कल्चरल जो इनका जो इंपॉर्टेंस है, जो इनका जो कल्चरल जो इनका क्या कहते हैं उसको जो इनके इनके जो कल्चर है, इनके जो रिचुअल्स हैं उसको भी मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसीलिए एसटी लोगों का के बीच जो जमीन की खरीदारी या बिक्री जो भी कुछ होगी वो अकॉर्डिंग टू गवर्नर्स रूल रेगुलेशन होगा। अभी भी कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, समझ गए। एसटी लोगों से नॉन एसटी लोग जो है मतलब नॉन ट्राइबल लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा भी कई जगह पे रूल है। ठीक है, अब समझ गए इस चीज को। अगला प्रोविजन क्या है? ही कैन मेक रेगुलेशन टू रेगुलेट एलोकेशन ऑफ द लैंड टू मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड। देखिए, किसी भी शेड्यूल्ड एरिया का जो मेंबर होगा उसको कितना जमीन का एलोकेशन होना चाहिए, उसका रेगुलेशन कैसा होगा, वो सब का रूल जो है वो गवर्नर ही बनाएगा। ठीक है, गवर्नर कैन रेगुलेट द कैरिंग कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। देखिए, जो गवर्नर है वो जो मतलब पैसे जो साहूकारी वाला जो बिजनेस होता है ना, पैसा सूद पे लगाने वाला, वो बिजनेस को भी कैरी ऑन करना है या कितने मात्रा में करना है, ये सब चीज का जो है वो डिसीजन कौन लेगा, रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। मैंने गवर्नर ये रूल बनाएगा कि कोई व्यक्ति जो है अगर मनी लेंडिंग कर रहा है तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है तो किस रेट से करेगा, इस चीजों के बारे में जो है सब कुछ जो है रूल रेगुलेशन गवर्नर बनाएगा। ये अलग बात है कि वो एक्सपर्ट लोगों से सहायता लेगा, वो अलग चीज है, लेकिन रेगुलेशन का जो सारा भार है वो गवर्नर के ऊपर है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। आगे जो है कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे जो है शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर किया जाता है। पहला है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन का जो मुख्यता देखा जाता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वहां पे इसको डिक्लेयर करने का ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया। एरिया कितना बड़ा है, उसमें कितना घनत्व है, कितने लोग कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, ये भी दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा है कि अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द एरिया। एरिया अगर अंडर डेवलप्ड है, ज्यादा मेन स्ट्रीम से जुड़ा नहीं है, टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है अंडर डेवलप्ड अगर है तो। ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखा जाएगा, रोड कैसा है, वहाँ पे स्कूल है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है कि नहीं, वो सभी देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि मार्क डिस्पैरिटी इन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। देखिए, वहां पे रहने वाले लोगों के बीच में कितना डिस्पैरिटी है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि गरीब और अमीर के बीच में कितना खाई है। अगर ज्यादा है तो भी वो एक क्राइटेरिया बन जाता है डिक्लेयरिंग, मतलब शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए। तो वहां पे ये देखा जाता है कि डिस्पैरिटी अगर ज्यादा है वहां पे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में तो भी वो एक क्राइटेरिया। तो ये 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहले समझ गए होंगे पॉपुलेशन, दूसरा हो गया कि साइज, एरिया कितना है वहां का, कंपैक्टनेस हो गया वो, तीसरा हो गया कि वहां का जो अंडर डेवलप्ड नेचर है वो, और चौथा डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 4 चीजों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड पे देखते हैं। देखिए अगला स्लाइड जो है वो कहता है इश्यूज रिलेटेड टू फिफ्थ शेड्यूल। देखिए कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या है
ज़ादा कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, तो ज़ादा कमेटी ने कुछ इरेगुलरिटी को फाउंड किया था, कुछ पाया था इरेगुलरिटी, उसी की चर्चा है और वही इश्यूज के रूप में हम देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहला जो इरेगुलरिटी जो क्या कहते हैं, ज़ादा कमेटी ने देखा कि ये कमी क्या थी, ज़ादा कमेटी ने खोजा इस कमियों को, तो उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर डिड नॉट सबमिट रिपोर्ट ऑन टाइम। गवर्नर सही टाइम पे जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पहला उन्होंने जो है इरेगुलरिटीज देखी थी। दूसरा उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट वेरी पुअर एंड कॉपीड एंड रिपीटेटिव रिपोर्ट। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि जो क्वालिटी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। जनरली क्या करते हैं, पिछले साल का रिपोर्ट उठाते हैं, उसी को रिपीटेडली जो कॉपी करते जाते हैं, ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, ठीक है, सब बैठ के मलाई खा रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को, कितना गलत बात है। अगर एक गद्दारी कर रहे हो भाई देश के साथ, सही से यार काम करो। हम आईएएस बनेंगे कल को, अगर हम यही काम करेंगे तो हम काहे को आईएएस बनेंगे, नहीं बने उससे अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो इसमें क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया कहते हैं, इशू है, वो क्या है, नो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टीएसी। मतलब जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, सिर्फ ये कह दिया गया कि 3/4 जो है वो एमएलए होना चाहिए, बट 1/4 इज नॉट फिक्स, किसी को भी ले लेता है। तो उसमें जो है विम्स एंड फेंसेस ऑफ गवर्नमेंट यूज, मतलब गवर्नमेंट जो है अपने मन मुताबिक, भले ही वो मतलब वहां के लिए ठीक हो या नहीं हो, तो 1/4 जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से चूज कर लेती है वहां पे मेंबर, ठीक है, समझ गए इस चीज को। और एमएलए में भी तो हो ही, गवर्नमेंट अगर है तो एमएलए भी कहीं ना कहीं उसी के पार्टी का होता है, या फिर उससे अलायंस या फिर जान पहचान देखा जाता है ना। तो अगर पॉपुलेशन अगर टीएससी के अंदर अगर उनका मेंबर का संख्या ज्यादा हो गया, हाफ से ज्यादा हो गया, तो वैसे भी वो भारी रहेंगे हमेशा, ठीक है, उन्हीं की चलेगी। फिर आगे देखते हैं, टीएससी ओनली अलाउड टू डिस्कस मैटर्स रेफर्ड बाय द गवर्नर। देखिए कुछ गवर्नर के द्वारा दिए गए मैटर्स हैं, उसी को जो है टीएससी जो है वो डिस्कस कर सकती है। उसके अलावा टीएससी कुछ खुद से भी खोजती है तो उसको वो डिस्कस नहीं कर सकती, गवर्नर ने जितना कहा उतना ही करना है, ठीक है। तो ये भी एक इरेगुलरिटी हुई। चलिए अगला देखते हैं कि टीएससी डिड नॉट टेक फॉलो अप फील्ड विजिट। देखिए फील्ड विजिट जो होना चाहिए उसको टीएससी जो है वो फॉलो अप नहीं करती है, ठीक है, मतलब उससे मतलब ही नहीं है, कागज लो, रिपोर्ट बना दो, सबमिट कर दो, यही काम है, ठीक है। तो ये गलत है, उनको फील्ड विजिट भी करना है, लेकिन वो सब काम नहीं करते हैं लोग, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, टीएसए रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी। उनका जो रिकमेंडेशन है सिर्फ एडवाइजरी है, कोई बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसीलिए जिसको मन होता है वो करता है, जिसको मन नहीं होता है उसको अमल में नहीं लाता है, समझ गए। फिर है, ऑल लॉज आर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज अंटिल गवर्नर डिसाइडेड दैट इट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ देखिए क्या कह रहा है, उन्होंने कहा कि जितने भी लॉ बनाए जाते हैं शेड्यूल एरिया से रिलेटेड सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर गवर्नर ने ये डिसाइड कर लिया कि एप्लीकेबल नहीं है तभी जाकर के वो एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं, गवर्नर को उसमें ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नर अगर ध्यान नहीं दिया और उस एरिया के लिए वो लॉ सही नहीं है, फिर भी वो एप्लीकेबल रहेगा। समझ रहे हैं इस चीज को, तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल भी कर दिया, ये भी एक इशू के रूप में देखा जाता है। अगला इशू क्या है, गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एडिक्वेट स्टेप टू इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस इन द ट्राइबल एरिया। देखिए सेल्फ गवर्नेंस वहां पे हो, इसकी इंश्योरेशन के लिए सही से गवर्नमेंट जो है वो स्टेप नहीं ले रही है, समझ गए इस चीज को। आगे देख रहे हैं कि गवर्नर्स डिड नॉट गवर्नर डिसीजन ऑफ मेंटेनिंग पीस इन शेड्यूल एरिया इज मिसयूज। अब यहाँ पे देखिए, पीस के नाम पे, वहां पे शांति स्थापना हो, इसके नाम पे जो है गवर्नर्स का जो डिस्क्रिप्शन है उसका बहुत गलत उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि पार्टी अपने फायदे के लिए वहां पे जो है चुनाव बहुत दिन तक रोक के रखेगी, चाहे कोई अगर स्कीम देना है वहां पे तो वो उसको रोक के रखेगी शांति के नाम पे, मतलब पीस के नाम पे जो है मिसयूज किया जाता है वहां पे। मतलब समझ गए, गवर्नर की जो ये शक्ति है उसको, तो ये सब जो है इरेगुलरिटी देखी गई थी। तो इसका रिकमेंडेशन कुछ दिया जाजा कमेटी ने, जाजा कमेटी का नाम याद रखिएगा, इसके रिकमेंडेशन को याद रखिएगा। देखिए क्या रिकमेंडेशन है, वे फॉरवर्ड में भी यहीं से आप पॉइंट उठा के लिखेंगे, ठीक है, आपको ये लिखना है आज, ठीक है। देखिए क्या क्या है, जाजा कमेटी का जो रिकमेंडेशन है क्या कहता है कि एनी लॉ would not be always automatically implemented, ठीक है, द प्रोविजन वुड बी अदरवाइज। क्या कहा उन्होंने, कहा कि जितने भी लॉ बनाते हैं ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट मत कीजिए, उसको थोड़ा सा बात विचार कीजिए, मतलब उसके ऊपर जो है देखिए कि वो सच में इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है, या फिर एरिया बाय एरिया का बांट करके आप कीजिए, सबको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट मत कीजिए, जितने भी लॉ बना देते हैं वो, ठीक है, एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। समझ में आ गया। दूसरा उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया जाजा कमेटी ने, उन्होंने क्या कहा, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नर to safeguard the interest of the tribal community should be clearly mentioned in governor's report। हाँ, गवर्नर के रिपोर्ट में
हर एक स्टेप को क्लियरली मेंशन करना है कि उस एरिया के जो इंटरेस्ट है उनको बचाने के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी को के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए गवर्नर ने क्या क्या स्टेप लिए, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए, पिछले साल से आप कॉपी नहीं करिए, ठीक है, ऐसा कहा गया रिकमेंडेशन में। ठीक है, अगला जो रिकमेंडेशन है उसने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबरशिप शुड बी चेंज। मतलब जैसे उन्होंने 3/4 + 1/4 कहा था, 3/4 एमएलए और 1/4 पता नहीं कौन, ठीक है, समझ गए, पता नहीं कौन का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फेवरेटिज्म यहाँ पे आएगा ना, पसंद ऑफ जो सिलेक्शन कमेटी, जो भी पसंद है उनके हिसाब से, विंग्स एंड फेंसेस, ठीक है, अपने मन मुताबिक। तो ये पहले था, ठीक है, 3/4 1/4, लेकिन जनरल कमेटी का रिपोर्ट क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि 1/2 जो है मैंने हाफ एमएलए रखिए और हाफ जो है वो एनजीओ के एक्सपर्ट को या फिर पीआरआई का जो मेंबर है, पीआरआई के बारे में लेक्चर बना दिया है, जाकर के देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, ठीक है। पीआरआई क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके मेंबर को, मुखिया वगैरह जो होगा उस एरिया का, उसके क्या कहते हैं मेंबर को जो है वो आप क्या कहते हैं एडवाइजरी काउंसिल में जो है वो मेंबर बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान जो है टीडीपी, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय टीएसी, मतलब टीएसी के द्वारा इसको अप्रूव कीजिए ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ताकि देखिए ये इसलिए कहा जा रहा है कि उस एरिया में किस चीज की जरूरत है ये टीएससी को पता है, तो टीएससी उसी हिसाब से जो है ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, समझ गए, इसलिए कहा गया। और कहा गया कि पावर जो है टीएससी का उसको इंक्रीज कीजिए, पावर ऑफ टीएससी शुड बी इंक्रीज, ठीक है। एक पॉइंट ये भी हो गया रिकमेंडेशन में। एक रिकमेंडेशन है कि एजेंडा जो है टीएससी का दैट शुड बी थ्रू कंसल्टेशन। अब देखिए जो भी एजेंडा है टीएससी का उसको जो है कंसल्ट किया जाना चाहिए, उसको सही से बात विचार अगर नहीं होगा तो एजेंडा जो है सही टाइम पे और सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर एक एजेंडा को सही तरीके से कंसल्ट किया जाना जरूरी है, कंसल्टेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि अगला रिकमेंडेशन क्या है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो TWD है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, दैट शुड बी मेड अकाउंटेबल टू टीएससी। ये जो देखिए टीएससी को ये अकाउंटेबल है, मतलब ऐसा बनाया जाना चाहिए, अभी है नहीं, मतलब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है बनाइए, जो भी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बनाया जाए वो टीएससी को रिपोर्ट करे, कहने का मतलब ये हुआ, मतलब अकाउंटेबल किसके प्रति होगा, एडवाइजरी काउंसिल के, मतलब कुछ गलत होगा तो एडवाइजरी काउंसिल उससे जवाब तलब करे, उसको कारण बताए, नोटिस जारी करे, समझ गए इस चीज को, मतलब किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स नहीं कीजिएगा तो सब अपने मन मुताबिक काम करेंगे, इसलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये काम कहा गया है करने के लिए, ठीक है। चलिए तो इतना ही था आज के लेक्चर में, कुछ ज्यादा था नहीं। कंक्लूजन जो है आप खुद से लिखिएगा, राइट कंक्लूजन अबाउट दिस टॉपिक। देखिए अब मैं ये इसलिए लिखा हूं, देखिए 5th शेड्यूल के बारे में डायरेक्ट कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो यहाँ से आप उसको कवर कर लीजिएगा। और अगर कंक्लूजन की बात आती है तो ऐसा कंक्लूजन इसमें लिखना होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर कोई मतलब ऐसे से रिलेटेड कोई चीज है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वे फॉरवर्ड ज्यादा लिखना है, ठीक है, समझ गए इसको। और वे फॉरवर्ड क्या होगा, सिंपल, ज्यादा कमिटी का जो है वो रिकमेंडेशन को लिखना है, ठीक है, समझ गए इस चीज को, ज्यादा कमिटी का रिकमेंडेशन को इसमें वे फॉरवर्ड में लिखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं, यानी इसीलिए आपको देखिए जरूरी नहीं है कि जहां पे अगर हम GS2 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो GS2 में जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में कंक्लूजन आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कहीं पे वे फॉरवर्ड आए, कहीं पे जो है स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट आ जाए, है ना, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन इन द सेंस की जो लास्ट एंडिंग लाइन होना चाहिए वो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, चाहे वे फॉरवर्ड के रूप में, चाहे स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट के रूप में, चाहे कुछ कंक्लूड कीजिएगा पूरा का वो, ठीक है, वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हैं। फिर आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा सा पेज को बढ़ाइए, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे पारितोषिक रूप में यही मिल रहा है, ठीक है, मेरा मेहनताना यही है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यही मेरी मेहनत का, यही मेरा गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, ठीक है, इतना कीजिए बस, और बस इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आने वाले टाइम देखिए मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना 100% यूपीएससी के लिए जितना कुछ चाहिए मेंस के लिए सब कुछ मैं यहीं पे पढ़ाने वाला हूँ। आने वाले टाइम में सारा कोर्स जब पूरा हो जाएगा तब तुम देखना, तब तुम बात करना कि सर आपने कहा था और आपने कर दिखाया। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको मैं तो कंप्लीट करके रहूँ, चाहे जो जिंदगी रहेगी तो ये प्रोजेक्ट भी पूरा होगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।